हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाने की। इससे हमें शब्दों के अर्थ में नवीनता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक भाषा में कुछ मूल शब्द होते हैं और कुछ शब्दों की रचना मूल शब्दों के द्वारा की जाती है। इस शब्द रचना में एक प्रक्रिया मूल शब्दों के साथ कुछ शब्दांशों को जोड़कर नए शब्द बनाने की है। इस प्रकार के शब्दांश स्वतंत्र रूप से कोई भी अर्थ नहीं रखते हैं, लेकिन किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर नए सार्थक शब्द बनाते हैं। सुप्रभात बच्चों, आज हम जिस नए विषय के बारे में आपको बताएंगे वह है उपसर्ग। लेकिन उपसर्ग समझने से पहले आप इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक देखिए। आप इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। योजना अपने कुछ विदेशी सहपाठियों के साथ उपवन में आई है। उन्हें विभिन्न पत्तों का संग्रह करना है। पूरा उपवन फूलों की सुगंध से महक रहा है। सरोवर के निर्मल जल में पक्षी निर्भय होकर विहार कर रहे हैं। बच्चों, उपर्युक्त अनुच्छेद के सभी रंगीन शब्द जैसे कि विदेशी, सहपाठियों, उपवन, विभिन्न, संग्रह, सुगंध, निर्मल, निर्भय और विहार मूल शब्दों के साथ क्रमशः वि, सह, उप, वि, सम, सु, निर और वि जैसे शब्दांश लगाकर बने हैं, जिनसे इनके अर्थ में या तो विशिष्टता आ गई है या फिर शब्दों के अर्थ ही बदल गए हैं। अर्थात शब्द से पहले जुड़े ये शब्दांश ही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूंगी कि शब्दांश होते क्या हैं। बच्चों, शब्दांश का अर्थ होता है शब्दों का अंश। वो एक पूरा शब्द नहीं होता। मैं कहूं कि एक पूर्ण शब्द है, नहीं, वो एक शब्द का अंश होता है और शब्दों के अंश का अपना कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता। लेकिन ये जो शब्दांश हैं, मूल शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ में या तो परिवर्तन कर देते हैं या फिर उसकी विशेषता बताते हैं। तो बच्चों, जब भी हम कोई भी व्याकरण का विषय समझे तो हमें उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि उपसर्ग आखिर होता क्या है। उपसर्ग बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या फिर पास, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, निर्माण करना। अर्थात मूल शब्द के साथ या समीप लगकर नए शब्द का निर्माण करना ही उपसर्ग कहलाता है। बच्चों, अब आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए। मैंने एक शब्द लिया है यहाँ पर हार। हार का अर्थ होता है या तो पराजय या फिर फूलों की माला। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पर हार जो है वो मेरा मूल शब्द है। लेकिन अब मैं कहती हूं आ का अर्थ बताओ मुझे क्या होता है, नहीं पता। प्र का क्या अर्थ होता है, नहीं पता। वी का अर्थ क्या होता है, नहीं पता। सम का अर्थ क्या होता है, नहीं होता, क्योंकि अ, प्र, वी, सम बच्चों ये जितने भी हैं ये सब उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब शब्दांश है जिनका अपना कोई भी अर्थ नहीं है। लेकिन जब मैंने आ को हार के
आगे लगा दिया तो वो बना आहार। आहार का मतलब भोजन। अब यहां पर क्या हुआ, हार के अर्थ में बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया। पहले हार का अर्थ था फूलों की माला या पराजय, लेकिन जब मैंने हार के आगे आ लगाया तो नवीन शब्द मेरे से बना आहार। आहार का अर्थ हुआ भोजन। ऐसे ही हार के आरंभ में जब मैंने प्र लगाया तो वो बन गया प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है चोट। और जब मैंने हार के आरंभ में वी लगाया तो वी हार बना। विहार का अर्थ होता है भ्रमण करना। अर्थात आहार, प्रहार और विहार शब्द हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो मूल शब्द हार से पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं। बच्चों, यहाँ पर बच्चे जो हैं कई बार कुछ हमेशा गलतियां करते हैं। हमने उनको बोला कि आ उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो नवीन शब्द बनाओ। बच्चों ने आ से आगे पीछे के कोई भी शब्द बनाने शुरू कर देते हैं। बच्चों, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप आ से कोई भी नवीन शब्द बना रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि अगर हम उस नवीन शब्द में से आ को अगर हटा दें तो मूल शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आलू मैडम बन गया। अब बच्चों, अगर बच्चों ने आलू बोला तो आ अगर मैंने हटा दिया तो लू का तो कोई अर्थ नहीं हुआ जी। ऐसे ही आपको भी आगे पीछे के शब्दों को ध्यान में रखकर ही नवीन शब्दों का निर्माण करना होता है। बच्चों, यहां पर मैं आपको उपसर्ग की विशेषताओं का बोध करवाऊंगी। सबसे पहले है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। बच्चों, यहाँ पर मूल शब्द के आगे लगकर उपसर्ग जो होते हैं वह मूल शब्द की विशेषता को स्पष्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक मूल शब्द लिया बल। बल का मतलब होता है शक्ति, लेकिन जब मैंने बल के आरंभ में प्र लगाया तो वह बन गया प्रबल। प्रबल का मतलब बहुत अधिक शक्तिशाली। इसी तरह से मैंने एक नवीन शब्द लिया शासन। शासन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन जब मैंने उसके आगे अनु लगाया तो नवीन शब्द बन के आया अनुशासन। अनुशासन को जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिसिप्लिन। तो इस तरह से आपने देखा कि मूल शब्द के आगे लगकर जो मूल शब्द की यह क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं उपसर्ग। शब्द के अर्थ को उल्टा देना। उल्टा देना का मतलब बिल्कुल ही विपरीत अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत करना। अब यहाँ पर आप देखिए, हमारा मूल शब्द है सत्य। सत्य का अर्थ होता है सच्चाई, लेकिन जब मैंने सत्य के आरंभ में अ जो है उपसर्ग लगाया तो हमारे पास जो नवीन शब्द आया वह है असत्य। असत्य का अर्थ होता है झूठ। तो अब आपको यहाँ पर पता चला कि मूल शब्द का अर्थ जो है यहाँ पर शब्दांश लगने से पूर्णतः ही क्या हो गया, विपरीत हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, यश। यश का अर्थ होता है कीर्ति। कीर्ति का मतलब कि आपके अच्छे कार्य की स्तुति होना या उसका लोगों के द्वारा यशोगान होना। लेकिन जब अब उपसर्ग जब लगाया गया तो वह बना अपयश। अपयश का अर्थ होता है निंदा या फिर अब आपकी बुराई चाहों और होना। तो इस तरह से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि शब्दांश जो उपसर्ग इस तरह के होते हैं जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बिल्कुल उल्टा देते हैं, अर्थात बिल्कुल विपरीत अर्थ हमारे आगे प्रस्तुत करते हैं। उपसर्ग की तीसरी विशेषता है शब्द के अर्थ में
कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। बच्चों, यहाँ पर जो उपसर्ग हैं वे मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते तो अवश्य हैं, लेकिन उनके अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं करते। जैसे कि शुद्ध, शुद्ध यहाँ पर हमारा मूल शब्द है, लेकिन जब उसके आरंभ में वी लगाया गया तो वह बना विशुद्ध। विशुद्ध का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध। इसी तरह से भ्रमण, भ्रमण का अर्थ होता है घूमना, और जब मैंने उसके आगे परि लगाया तो नवीन शब्द बना परिभ्रमण, मतलब कि चहों ओर घूमना। तो इस तरह से आपको यहाँ पता चल गया होगा कि कुछ ऐसे भी जो उपसर्ग होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगकर उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं करते, बिल्कुल उसी के आसपास का अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश, शब्दांश का अर्थ होता है शब्दों के अंश, अंश का मतलब एक छोटा सा भाग। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू यानी कि आरंभ में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन या फिर विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अज्ञान, यहाँ पर ज्ञान हमारा मूल शब्द है, लेकिन जब उसके आगे अ लगाया गया तो नवीन शब्द बना अज्ञान, यानी कि ज्ञान का बिल्कुल ही विपरीत अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। विज्ञान, विज्ञान में भी ज्ञान हमारा मूल शब्द है, जबकि इसके आरंभ में वी लगाया गया तो बना विज्ञान, यानी कि ज्ञान की यहाँ पर यह शब्द विशेषता बता रहा है। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। अब हम इन तीनों उपसर्ग के विषय में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। संस्कृत के उपसर्ग। बच्चों, संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़े हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। बच्चों, यह आपको बोध है कि हमारी हिंदी अत्यंत ही विस्तृत है। इसका निर्माण कई भाषाओं के मेल से हुआ है, और तो और संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। संस्कृत भाषा से बहुत से ऐसे शब्द हैं हिंदी भाषा में जो के त्यों आ गए हैं। अब यहाँ पर प्रथम उदाहरण लिया गया है आचार। आचार का अर्थ होता है व्यवहार। अब इसके आगे यदि अगर हमने अति लगाया तो नवीन शब्द बना अत्याचार। अब आपके सामने यह भी समस्या आ गई होगी कि अति के आगे अगर हमने आचार लगाया तो ये अति आचार क्यों नहीं बना, अत्याचार कैसे बना। अब बच्चों, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर संधि का नियम लागू हो रहा है। संधि के बारे में आपको कक्षा 8वीं में भी समझाया गया है। अब जब ई का मेल अन्य किसी भी स्वर के साथ होता है तो ई य में परिवर्तित हो जाती है। तो ई जब य में परिवर्तित हो गई और उसके साथ आ गया तो वो बन गया या, जबकि त जो है वो स्वर रहित हो गया। तो नवीन शब्द हमारे पास मिला अत्याचार। इसी तरह से दुर जमा लब। लब जो है वो एक संस्कृत का शब्द है, जबकि इसके साथ जब दुर जोड़ा गया तो बना दुर्लभ। दुर्लभ का अर्थ होता है बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त होने वाला। बच्चों, अब हम आपको संस्कृत के उपसर्गों से परिचित कराते हैं। पहला है अभि, जिसका अर्थ होता है सामने या फिर और इससे जो नवीन शब्द बने हैं वह है अभिमान, अभियोग, अभिशाप, अभिप्राय और अभिलाषा।
बच्चों, अगर मैं यहाँ पर अभिमान शब्द को ध्यान पूर्वक देखूं तो अभिमान जो बना है वो बना है अभी जमा मान। अभी यहाँ पर उपसर्ग है, जबकि मान जो है यहाँ पर मूल शब्द है। मान का अर्थ होता है ऐसी बात या ऐसा कार्य जिसके करने से हमारे मन में एक प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन जब इसके आरंभ में अभी जब जोड़ दिया तो बना अभिमान। अभिमान का अर्थ होता है घमंड, अर्थात किसी के सामने किसी भी अपनी निजी वस्तु का घमंड दिखाना। दूसरा है अव। अव का अर्थ होता है बुरा या फिर हीन। इससे जो शब्द बने हैं वह है अवगुण, अवकाश, अवशेष, अवनति और अवतरण। अब बच्चों, यहाँ पर अवकाश की अगर मैं बात करूं तो काश का अर्थ होता है चाह करना, कोई भी अभिलाषा करना। लेकिन जब इसके आगे मैंने अव उपसर्ग जोड़ा तो बना नवीन शब्द अवकाश। अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी। आपको भी छुट्टी बहुत पसंद है। अब अगर हम तीसरे उपसर्ग की बात करें तो वह है आ, जिसका अर्थ है तक या फिर सहित। इससे जो नवीन शब्द बनी है वह है आचरण, आगमन, आमरण, आजीवन और आजन। अब बच्चों, यहाँ पर आचरण जो है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है, आ जमा चरण। आ जिसमें उपसर्ग है और चरण का अर्थ होता है हमारे पैर। अब आचरण को जब हम लोग एक साथ बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है अच्छे व्यवहार के साथ। इसी तरह से आगमन, आगमन भी आ जमा गमन से बना है, जबकि गमन का अर्थ होता है जाना और आ का अर्थ होता है, आगमन का अर्थ होता है आना। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द जो हैं उपसर्ग लगने से बिल्कुल ही विपरीतार्थक शब्द जो है हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। और वी का जो अर्थ होता है वह होता है विशेष या फिर भिन्न। इससे जो शब्द बने हैं वह है विनाश, विवाद, विकार, विपक्ष और विजय। अब अगर विकार की मैं बात करूं, विकार जो है वी जमा कार से बना है। कार इसमें मूल शब्द है और वी लगाने से नवीन शब्द जो बनकर आया वह आया विकार। किसी में भी परिवर्तन का होना। विवाद, विवाद भी वी जमा वाद का से बना है। अब वी इसमें उपसर्ग है और वाद का अर्थ होता है बात करना, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ा गया तो बना विवाद। विवाद का मतलब होता है बहसबाजी। तो आपको यहाँ पर पता चला होगा कि उपसर्ग लगाने से मूल शब्द में या तो परिवर्तन आ रहा है या वो शब्द विशेषता बता रहा है या फिर इर्द गिर्द अर्थ ही हमारे आगे प्रकट कर रहा है। बच्चों, मैं अब आपका अन्य संस्कृत के उपसर्गों से परिचित कराती हूँ। सु, सु का अर्थ होता है अच्छा या फिर सहज। इसके उदाहरण हैं सुलभ, सुपुत्र, सुमति, सुगम और सुकर्म। सुपुत्र की अगर मैं बात करूं तो यह बना है सु जमा पुत्र। पुत्र का अर्थ होता है बेटा, जबकि सु लगाने से इसका अर्थ हुआ अच्छा बेटा या फिर लायक बेटा। उप, उप का अर्थ होता है पास या फिर छोटा। और इसके उदाहरण हैं उपवन, उपग्रह, उपदेश, उपकार और उपसर्ग। उपवन, उपवन भी जो है उप जमा वन से बना है। वन अर्थात एक ऐसा बड़ा क्षेत्रफल जहां पर बहुत अधिक पेड़ पौधे हों, लेकिन जब हम उसको उप लगा देते हैं वन के आगे तो नवीन शब्द बनता है उपवन, अर्थात वन का एक छोटा रूप जिसको हम वाटिका या फिर बाग कहते हैं। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे। इससे निर्मित जो शब्द है वह है अनुचर, अनुसार, अनुमान, अनुकूल और अनुशासन। अब
अनुसार। अनुसार जो है वह बना है अनु जमा सार। सार आपने शब्द कई बारी सुना है, कहानी का सार अर्थात किसी भी चीज का निचोड़। लेकिन जब हम उसके आगे अनु लगा देते हैं तो बना अनुसार। अनुसार का मतलब आपके अपने अनुसार, आपके अपने मंतव्य के अनुसार, आप जो सोचते हैं उसके अनुसार। अब हमारा अन्य उदाहरण है स्व। स्व का अर्थ होता है अपना या फिर निजी। इससे निर्मित जो शब्द है वह है स्वतंत्र, स्वराज, स्वच्छ, स्वभाव और स्वदेश। स्वदेश को अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो यह बना है स्व जमा देश। देश किसी का भी हो सकता है, लेकिन जहां पर हमारा जन्म होता है वह ही हमारा स्वदेश होता है, अर्थात वही हमारा अपना देश होता है। तो अब मेरे अनुसार आपको संस्कृत के जो ये उपसर्ग हैं वह पूर्णतः समझ में आ गए होंगे।